हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको यूनिवर्स। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले भी अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था और आज उसी बुक का सेकंड चैप्टर जो आज अपन करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। देखिए, इससे पहले भी अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें अपन ने मेनली 3 सेक्टर के बारे में पढ़ा था: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। ये उस टाइम का था जब ब्रिटिश राज अपने इंडिया में रूल कर रहा था। अभी जो जो ये चैप्टर है जिसको अपन पढ़ने वाले हैं उसमें भी अपन 3 सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका फॉरेन ट्रेड। लेकिन अब ये जो होगा ये होगा इंडिपेंडेंस के बाद का। देखिए, 15 अगस्त 1947 आज इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है। अभी इंडिया के सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं, उन्हीं में से एक मेन जो चैलेंजेस है वो है इकोनॉमिक कंडीशन। हमारे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि अभी 200 साल के एक्सप्लोटिव रूल से अपन सफ़र करते हुए बाहर निकले हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। इसी को सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट्स क्या क्या स्टेप्स लेती है, क्या क्या उन स्टेप्स को कितना जो टारगेट के जो कितना अचीव कर पाती हैं, इन्हीं सब को आज अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वी विल नाउ आफ्टर रीड दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपन सीखने क्या वाले हैं। देखिए, क्या सीखने वाले हैं और क्या अपने को जानने को मिलेगा। वो पहला पॉइंट है द गोल्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स। जो इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके क्या क्या गोल्स रहे थे, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रहे थे, क्या क्या फेलियर्स रहे थे, क्या क्या उनके फीचर्स थे, ये सब जानने को मिलेगा। Second thing is the development policies in different sectors such as agriculture sector, industrial sector, foreign trade from 1950 to 1990। क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑप्ट की गई थी वो सभी अपने को जानने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ए रेगुलेटेड इकोनॉमी। ये सब चीज़ें अपने को इसमें जानने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए देखिए, इसके बाद में अभी शुरू होता है इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम से समझने से पहले अपन समझेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देखिए, हर एक कंट्री की अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपने कुछ इश्यूज होते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जिनको जिस मॉडल से इनको सॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम इज एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। और इस सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, हाउ शुड बी प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स जो किसी भी कंट्री को फेस करने किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में फेस करने को मिलती है, मेनली ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर एक इकोनॉमिक सिस्टम फेस करता है। तो इसमें देखिए, ये जो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड द क्वांटिटी दैट नीड टू बी प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम्स में एक एक डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके क्या बनाएं और जो बना रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में बनाएं, कौन सी कमोडिटी बनाएं और उसको कितनी क्वांटिटी में बनाएं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर है, अभी वो सोच रहा है कि भाई क्या बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं या नॉर्मल गुड्स बनाएं। कैपिटल गुड्स जैसे आर्म एंड एम्यूनेशंस हो गए, मशीनरीज हो गए, ये सब बनाएं, या फिर जैसे नॉर्मल गुड्स जैसे आप और हम जैसे लोग यूज़ करते हैं, जैसे किसी ने बेकरी शॉप खोल ली, किसी ने टेक्सटाइल मिल खोल लिया, किसी ने शुगर मिल खोल ली। तो ये सब बनाएं, किस तरीके से बनाएं, और अगर ये सब बना रहे हैं तो उसको कितनी क्वांटिटी में बनाएं कि सभी लोगों तक अपना सभी लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। इसमें सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। अभी पहला क्वेश्चन था कि क्या बनाएं। अब जब ये सॉल्व होता है तो उसके बाद आता है कि वो बनाएं कैसे। जैसे कि मान लीजिए
आपने सोचा कि आप कैपिटल गुड्स बनाएंगे, तो ये आपका जो पहला जो क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका आंसर हो गया कि भाई आई वांट टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो हाउ टू प्रोड्यूस। तो अभी खुद से आप सवाल करोगे कि हाउ टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, तो अब उसका जो जवाब मिलेगा वो इसमें मिलेगा। द प्रॉब्लम्स डील्स विद द प्रोसेस और टेक्निक बाय विच द गुड्स एंड सर्विस कैन बी प्रोड्यूस। ऐसी प्रोसेस और टेक्निक जिसमें गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाएंगी, तो वो है वो पहली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि इसमें जो ह्यूमन लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका ज़्यादा यूज किया जाता है प्रोडक्शन में। उनके उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो काम करते हैं उसके थ्रू ही अपन जो भी अपन जो कम्युनिटीज आते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स मैंने आपको पहले बताया, वो जब आप ह्यूमन के ऊपर फोकस करोगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा उस प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करोगे, तो वो होगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है कि जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को इन्वॉल्व ना करके आप मशीनरी और जो मशीन्स होती हैं उसके थ्रू आप प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं लगती, इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो चलिए अभी इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इट इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मोर नंबर ऑफ लेबर एंड लेस इन्वॉल्वमेंट एंड लेस इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा ऑफ कैपिटल। ओके, second technique is capital intensive technique. This technique involves more capital investment and less utilization of labor, isn't it? अब ये भी आपका क्लियर हो गया कि आप लेबर से बनाएं, लेबर के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे या कैपिटल टेक्निक के थ्रू करेंगे, मशीनरी से बनाएंगे या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का जैसे कि लेबर हो गए आपके, इनका यूज करेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद अब जो तीसरी प्रॉब्लम अराइज होती है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। अब जो आप गुड्स बना रहे हैं वो आप बना के किसके लिए है, किसके लिए रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन होगा। तो जिसमें ये सब क्वेश्चन होते हैं और ये सब का प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, वो उसके अंदर आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें होता है कि आप रिच के लिए बनाएंगे या पुअर क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए, किसके लिए आप जो अपने गुड्स हैं वो बनाना चाहते हैं। तो देखिए फॉर whom to produce is the problems which determine the people who will the final consumer of the goods and produce as the resources and scarce in the economy, it is become difficult to cater all the section of society. Scarcity of resources, संसाधनों की कमी भी इसका एक बहुत ही मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अपने को डिसाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने को प्रोडक्शन करना है और जो अपने कस्टमर है, जो अपनी सोसाइटी है, उसकी डिमांड को फुलफिल करना है। इसके लिए ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बेसिकली इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। कोई भी कंट्री जो किसी भी इकोनॉमिक ऑप्ट की है, वो इन्हीं 3 में से कोई आपको एक देखने को मिलेगी। उसमें पहली है जैसे कि मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स देखते हैं। उन्हीं के थ्रू जो प्रोडक्शन रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको कैरी किया जाता है, उन्हीं के द्वारा उनको फुलफिल किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही सीमित रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन रिलेटेड जो वर्क्स हैं
वो गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता। और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो काम होता है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। मतलब इसमें है सोशलिस्ट इकोनॉमी में यत्र तत्र सर्वत्र गवर्नमेंट ही है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की कोई प्लेस नहीं है। थर्ड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा होता है जिसमें कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होंगे, कुछ फीचर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी की होंगी। मतलब कहने का ये है कि कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो प्रोडक्शन करेंगे, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट अपना प्रोडक्शन करेगा, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं जिन सेक्टर्स में, उसमें भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस प्राइवेट सेक्टर को कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी system in which the means of production are owned, controlled and operated by private sector. Socialist economy. A socialist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. इसमें गवर्नमेंट ही अपना रोल प्ले करता है। फिर आता है नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। A mixed economic system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problem of the economy. Okay. Economic model adopted by India. इंडिया ने इन तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल ऑप्ट किया? तो देखिए, इंडिया जब 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस उनको मिलता है अपनी कंट्री को, उसके बाद ये डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में कि अभी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपन किस मॉडल के थ्रू वर्क स्टार्ट करें। तो देखिए, इसमें हमारे पार्लियामेंट में जो कुछ लीडर्स थे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे, कुछ लीडर्स थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे। लेकिन उस टाइम के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ ऐसा जमा नहीं, मतलब कि उनको नहीं लगा कि यार नहीं, इंडिया को एक तरफ टिल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही इंडिया को सोशलिस्ट होना चाहिए ना ही कैपिटलिस्ट। तो इसके लिए ये किया गया कि जो अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं इन दोनों इकोनॉमिक मॉडल से ऑप्ट किए गए, और एक जो तीसरा जो इकोनॉमिक मॉडल अपने को देखने को मिला वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें अच्छे अच्छे फीचर्स कैपिटल इकोनॉमी के जो अच्छे फीचर्स हैं उनको, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अच्छे फीचर्स हैं उनको लेकर आपस में कंबाइन करके एक नया इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया गया जो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाया, और इसी को इंडिया ने ऑप्ट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग होता क्या है बेसिकली, क्या होता है प्लानिंग? देखिए, प्लानिंग होता है किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरा एक मैप बना लेना, कि पूरी थोड़ा सोच लेना कि अपन किस प्रोसेस और किस स्टेप्स के थ्रू किसी भी वर्क को फिनिश करने वाले हैं, उसको वर्क को कंप्लीट करने वाले, उसको बोलते हैं प्लानिंग। जैसे अपने को कहीं भी जाना होता है तो अपन पहले देखते हैं कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अपन जाएंगे, वहाँ का जाने का जो रास्ता होगा, नेविगेशन सिस्टम होगा, वो क्या रहेगा, ये सब अपन पहले से डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। अभी ये सब चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंट्री में जो उसके रिसोर्सेज है वो कैसे यूज़ होंगे, और किस अभी जो टारगेट है वो किसको किया जाएगा, पुअर सेक्शन को टारगेट किया जाएगा, उनका अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, मिडिल क्लास का अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, या फिर रिच क्लास के ऊपर फोकस किया जाएगा। जो हमारे कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा, उनको कैसे अचीव किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इन सब जो टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए जो एक प्लान तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं इन जनरल
एक से डेफिनेशन देखते हैं। A plan spells out how the resources of a nation should be put to use. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जो उसके ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं उसको फुलफिल भी करना होता है कंट्री को, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लान। इन इंडिया प्लान वर ऑफ 5 year ड्यूरेशन एंड वर कॉल्ड 5 year plans. टू मेक प्लान इफेक्टिव द गवर्नमेंट सेट अप प्लानिंग कमीशन। 1951 से देखिए 5 year प्लान स्टार्ट हो गए थे और इन सबको जो 5 year प्लान की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए और उनको इनके जो बेनिफिट्स हैं वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था 1950 में, जिसको नाम दिया गया था प्लानिंग कमीशन। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सिर्फ इस कमीशन के फेस थे, जिसको बोलते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर, सिर्फ वो यही थे। इसके अलावा जो इस पे काम करने वाले जो थे, जो इनमें इस पे रियल वर्क कर रहे थे, वो थे द ग्रेट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर महालनोबिस। इन्होंने ही जो प्लानिंग कमीशन है इसके अंदर अपना पहला योगदान दिया था और उन्हीं के टाइम के ऊपर जो हमारा पहला जो 5 year प्लान 1951 पे है वो अप्लाई हुआ था हमारी इकोनॉमी में। The Industrial Policy Resolution of 1940 and the DPSP assigned the leading the role to the public sector. Private sector was also encouraged to be part of the plan efforts. देखिए ऐसा नहीं है कि जो भी सब काम कर रहे थे वो पब्लिक सेक्टर ही कर रहे थे, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज किया जा रहा था, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था कि वो भी इस जर्नी का पार्ट बने, इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बने। Second point is the purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and prepare the plan for the effective use of resources. Our plan documents up to the year 2017 not only the specify the objectives to be attained in the 5 years of a plan, but also what is to be achieved over the period of 20 years. This long term period plan is called prospective period. ये जो 20 साल का जो अभी प्लान बना के चलती है अपनी करंट गवर्नमेंट, उसको क्या नाम दिया गया था? प्रोस्पेक्टिव प्लान नाम दिया गया था। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2017 से। ओके। और इसी टाइम पे अपने जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम भी चेंज हो गया था और उसका नाम चेंज होकर हो गया था नीति आयोग। इसके अभी करंट जो चेयरमैन है वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द गोल्स ऑफ 5 year प्लान्स, जो 5 year प्लान्स जो 1951 से स्टार्ट होकर और 2012 तक चले थे, उनके गोल्स क्या क्या रहे? तो पहला गोल था वो था ग्रोथ, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा था सेल्फ रिलायंस एंड चौथा था इक्विटी। देखिए जो 5 year प्लान थे उसमें ऐसा नहीं था कि अभी ये चार गोल्स हैं तो इनको हर एक 5 year प्लान में इन सभी पे ध्यान दिया जाता था। देखिए हर एक अलग अलग 5 year प्लान्स में उनका एक टारगेट गोल होता था जिसपे वो उसी पे फोकस करते थे। जैसे कि पहला जो अपना 5 year प्लान था 1951 से 1956, उसमें जो फोकस किया गया था उसको एग्रीकल्चर पे किया गया था। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज करना ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद उससे अगला था उस पर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। उससे अगले पे एम्प्लॉयमेंट पे वर्क किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि इन चारों गोल्स पे एक फाइनेंशियल ईयर में फोकस किया जाना इम्पॉसिबल है। तो और इसका मतलब ये भी नहीं था कि हर जैसे मान लीजिए कि किसी में
मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया गया तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड वर्क हो गए, नहीं, वर्क इसके अलावा भी होते थे, लेकिन जो मेन फोकस होता था वो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन पर ही रहता था। इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पीपीटी में नीचे नोट डाला है, वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। All the plans have not to given equal importance to all these goals due to limited resources. A choice was to be made in each plans without which of goals to be given primary importance. Okay, तो चलिए पहले देखते हैं ग्रोथ क्या होती है ग्रोथ। Growth, it refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and service within the country. जो किसी भी कंट्री की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, उनमें उसमें इंक्रीज होना ही क्या होता है, ग्रोथ होती है। सेकंड पॉइंट ये इसमें इसी में ग्रोथ में अगला पॉइंट है, a good indicator of economic growth is increase in gross domestic product GDP. The GDP is the market value of all goods and services in the country during a year. GDP को एज ए नेशनल इनकम भी कंसीडर किया जाता है। GDP को जो है वो एज ए नेशनल इनकम भी कंसीडर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज the GDP of the country is derived from the different sector of the economy, namely the agriculture sector, industrial sector and the service sector. इन सब इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना पार्ट कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इन्वॉल्वमेंट रहा और सर्विस सेक्टर कितना एफर्ट्स डाले इसने, कितना मतलब इन्वॉल्व रहा हमारी जीडीपी के ग्रोथ में। ये सब इनके इनसे जो प्रोडक्शन एंड सर्विस जो जनरेट होती हैं उनकी जो टोटल है उससे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन, देखिए व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन होता है बदलाव। मॉडर्नाइजेशन एक वर्ड है मॉडिफाई, उससे बना है। मॉडिफाई का लिटरली मीनिंग यही होता है कि किसी चीज में बदलाव करना, नयापन लाना। तो एडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। इसमें तो समझाने वाली से कोई बात ही नहीं है। ये हो गया आपका मॉडर्नाइजेशन। फिर अगला आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इज आत्मनिर्भर, मतलब जिसको किसी और की नीड ही ना हो, अपने आप में ही संपूर्ण होता है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। अवॉइडिंग imports of those goods which could be produced in the India itself। देखिए उन सब गुड्स और सर्विस को अवॉइड करना जिसमें जो कि इंडिया खुद प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए इससे होगा क्या कि जो चीज अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो और वही चीजें जब इंडिया में बनने लगेंगी तो उस कंट्री जिससे अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हमारे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो पेमेंट के लिए अपन डॉलर का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो भी खत्म होता है या फिर कम होता है। तो इससे जो सेल्फ रिलायंस है उससे हमारा फॉरेन avoiding of importance of these goods which could be produced in India itself, इससे हमारी फॉरेन करेंसी भी बचेगी, फॉरेन रिजर्व भी अपना बचेगा। इक्विटी होता है कि जो भी अपने इक्वालिटी होता है, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एवरी सोसाइटी हो, एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले। ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमी ग्रोथ की जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ रिच क्लास को मिल रहे हैं और पुअर क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well as
as well as of being enjoyed only by the rich. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food and decent house. Also, education also consider and include in equity. Okay. Objectives of 5 year plans. जो 5 year plans के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था उनको अपने इंडिया में लागू करने का। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें स्टेबल रहे और डेवलपमेंट हो। सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, और जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इंडिविजुअल्स की इनकम जनरेट होगी जिससे कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो वो हमारी हमारी इकोनॉमी में ही हो, जो अपन चाहते हैं वो जितना हो सके उतना कम से कम बाहर से इंपोर्ट हम करें। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट होता है किसी भी क्षेत्र विशेष का विकास, ये भी एक था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो फ्यूचर जनरेशन या फिर एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये भी एक गोल था कि हमारा डेवलपमेंट हो लेकिन ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि नेचर जिससे डिस्टर्ब ना हो, एनवायरनमेंट जिससे डिस्टर्ब ना हो। सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, देखिए इससे सोशल वेलफेयर जो पुअर क्लास सेक्शन है उसका वेलफेयर हो सके, इसी के लिए 5 year प्लान लागू किया गया था। पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि जब लोगों के पास अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे, उनके हाथ में मनी होगा तो वे उनका एजुकेशन भी अच्छा हो सकेगा और उसके थ्रू अपन उनको बता सकेंगे और उनको ऐसे एजुकेशन देंगे जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और जितने कम पॉपुलेशन होगा हमारे रिसोर्सेज भी उसके कंपेरेटिव उतने ही ज़्यादा होंगे और अपन हर एक इंडिविजुअल्स तक बेनिफिट पहुंचा सकेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो कि अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाए लेकिन रिसोर्सेज तो सेम ही रहते हैं, रिसोर्सेज ग्रोथ कभी नहीं होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, रिसोर्सेज बढ़ते नहीं है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती है। इसीलिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये मेजर्स करती रहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। अचीवमेंट ऑफ 5 year प्लान, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्री, economic and social infrastructure, increase employment, concentrated efforts, increased, and India's international trade also increased। तो देखिए अचीवमेंट्स देखते हैं इसमें। पहला अचीवमेंट जो था वो था इंक्रीज इन नेशनल इनकम। द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.5 per annum during the period of planning. The average annual growth in India had been around 5%. Second point is increase in per capita income. During the planning period, per capita income increased at the rate of 2.9% per annum. Third point is institutional and technical changes in agriculture. Average growth rate of agriculture produce was 2.8% per annum. Fourth point is growth and diversification of industries. The growth rate of industrial production had been around 7% per annum. Economic and social infrastructure such as transport and communication, irrigation facilities and power, banking and insurance facilities
have been shown significant growth. Health and education facilities have recorded a significant rise. Sixth point is employment concentrated efforts have been made to increase in employment opportunity during the plan period. The 11th 5-year plan, the government fixed target to creating 58 million jobs. India's international trade also grown of a phenomenal rate. Next point is features of 5-year plan. The 5-year plan था उनकी क्या क्या फीचर्स थे, सॉरी failure of 5-year plan. No substantial increase in standard of living. मतलब जो कॉमन पीपल का तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज अपने को देखने को नहीं मिला. अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट. पहले अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन ये तो नहीं था कि एकदम से ख़त्म तो नहीं हुआ. आप अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी एकदम से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं हुआ है. अगला पॉइंट है द इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, poverty, less growth in production sector, less growth in. ये तो सेम हो गए दोनों पॉइंट. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अभी इसमें जो पहला फीचर मान लीजिए या फिर आप इसे इसकी पहली प्रॉब्लम मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो है लो प्रोडक्टिविटी. Indian agriculture sector was known for its low productivity. Lack of knowledge was responsible for stagnation in this sector. Since agriculture sector generates demands for the industrial sectors. Second point is disguised in employment. डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें आपको वहम होता है कि आप काम कर रहे हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, लेकिन रियल में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला हुआ होता है. ए काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु वर विजुअली एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड. दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट. इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. ये जो कुछ जैसे टर्मिनोलॉजी हिडन एम्प्लॉयमेंट हो गया, आप इसको थोड़ा सीरियसली लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंसी ऑन रेन वाटर. द इंडियन इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द लाइवलीहुड ऑफ द इंडियन फार्मर लार्जली डिपेंड्स ऑन द मानसून रेन. ओके. फोर्थ फीचर या फिर प्रॉब्लम, subsistence agriculture. It means the primary objective of the farmer is to secure subsistence for his family. मतलब livelihood मान लीजिए, subsistence मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए जीने के लिए जो चीज़ें खाना रखना होता है वो होता है subsistence for his family. अब अपने और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए जो काम होता है, जो एग्रीकल्चर होती है, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस. जैसे कि गेहूँ उगाना, फार्मर्स जो गेहूँ उगाते हैं लेकिन वो उतने गेहूँ उगाते हैं जितने वो साल भर में खा पाते हैं, वो और उनका परिवार जितना खा पाता है. इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, वो अपने द्वारा उनके थ्रू जो वीट ग्रोन करते हैं, जो वीट ग्रो करते हैं उसको मार्केट में नहीं बेचते हैं, उनका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता. वो सिर्फ अपने फैमिली और खुद के जो लाइवलीहुड है उसके लिए वो ऐसा करते हैं. लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट कॉम्प्लेक्स
जमींदार और किसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी लैंडलॉर्ड सिस्टम हटा दिया गया है। तो द फार्मर वर ऑफन ए पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट that bond that bound them to their landlords to extract huge amount of the interest from farmers and deprived them of their necessities. I hope आप समझ गए होंगे। Next point is depreciated technology. Depreciated technology होती है there were many obsolete या फिर old technologies and harvesting machines. Harvesting was generally done manually and was very tedious. Significance or importance of agriculture in Indian economy. तो ये इसमें पहला पॉइंट है contribution to GDP, source of employment, supply of raw material for uh, secondary and tertiary sector, source of demand for the industrial goods, contribution to इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूशन करता है। हमारे यहाँ के जो स्पाइसेस हो गए, जूट, कॉटन, इसको फॉरेन में भी अपन एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर हमारे फॉरेन ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन करता है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। कोई भी परमानेंट इरिगेशन का जो सोर्स है वो नहीं है। डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस, और रुपयों की कमी है लोगों के फार्मर्स के पास इतने अमाउंट में उनके पास पैसे नहीं है कि वो एग्रीकल्चर भी कर पाए और उसके साथ साथ अपनी बेसिक नीड भी फुलफिल कर पाए। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, किसान जो होते हैं हमारे जनरली इंडियन फार्मर्स, उनके पास छोटे छोटे लैंड ऑफ पीस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हेक्टेयर्स में उनके पास फील्ड है। उनके पास छोटा छोटा, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 2 बीघा ऐसे ज़मीन है, जिससे कि वो एग्रीकल्चर भी ढंग से नहीं कर पाते, अपने जो क्रॉप्स हैं उनको भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है जिससे कि वो अपने क्रॉप्स को किसी ऐसे मार्केट में जाकर सेल कर सके जहाँ पर उन्हें अच्छा प्रॉफिट और अच्छा उसके बदले में अमाउंट मिल सके। इसके अलावा आज भी कई जगह महाजन सिस्टम चलता है, जिससे वो फार्मर लोन लेते हैं और फिर जब क्रॉप कल्टीवेशन का टाइम आता है तो वो महाजन आकर उन्हीं की जो क्रॉप्स हैं उनको लो रेट पर ले जाते हैं। तो अभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना। वैसे काफ़ी कुछ इसमें डेवलपमेंट अभी हो चुका है, लेकिन अब भी कंट्री की अपने देश के बहुत से पार्ट्स में आज भी महाजन सिस्टम चल रहा है। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशन, देखिए एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशन का मतलब होता है लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स में और टेनेंट्स और जो बिजनेसमैन है उनके बीच में जो रिलेशन है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। जैसे कि लैंडलॉर्ड्स या बिजनेसमैन होते हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट्स देखते हैं, तो इसके लिए वो जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर sector. Use of HPV seeds. What is HPV seeds? HPV seeds is high yielding variety seeds. और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अभी जब हाई यील्ड आ गए सीड्स आ गए उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज होने लग गया था क्रॉप
के उगाने के लिए यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। देखिए पहले क्रॉप्स में जो कीड़े लग जाते थे, पेस्टिसाइड्स लग जाते थे और डिजीज लग जाती थी, उससे प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता था जिससे कि हमारी जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने अभी ऐसी टेक्निक्स यूज़ होने लगी थी फार्मिंग में, ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस यूज़ होने लगी थी जिससे कि साइंटिफिक एक मेथड से क्रॉप्स को ग्रो किया जाने लग गया था। लैंड रिफॉर्म्स, देखिए लैंड रिफॉर्म्स देखते हैं अभी। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक लैंडलॉर्ड्स, महाजन, इनका जो अबोलिशन हो गया था। रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो फार्मर्स को उनकी ज़मीन के ऊपर जो रेंट देना पड़ता था उसको भी अभी गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाने लग गया था। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो लैंड है, जो जैसे कि मान लीजिए अभी कोई फार्मर एक्स है, उसके पास 2 बीघा ज़मीन उसके घर के पास है, फिर 2 बीघा ज़मीन जैसे कि 4 बीघा ज़मीन 10 किलोमीटर दूर जाकर है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी लैंड का जो कंसोलिडेट होने लग गया था, या तो फिर उसी जगह पे इसको 2 बीघा और दे दी जाती थी जिससे कि वो एक जगह क्रॉप को ग्रो कर सके। फिर है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग ये क्यों किया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने भी फार्मर्स हैं उनके सबके पास उनकी ज़मीन हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 1000 बीघा है और किसी के पास ज़मीन है ही नहीं। सभी के पास ज़मीन हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी कि हाँ, इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सभी के पास लैंड हो और जो रिच फार्मर्स हैं वो ज़्यादा लैंड अपने अंडर ना रख सकें। फिर आते हैं जनरल रिफॉर्म्स। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। जनरल रिफॉर्म्स में पहला जो आता है वो है जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ावा दिया गया। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, जो किसानों को जो लो इंटरेस्ट रेट पर लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई गई। तीसरा पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर फार्मर्स अपना जो क्रॉप है उसको सेल कर सकते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को। और रेगुलेटेड मार्केट जैसे कि मंडी हाउस हो गए या फिर पास ही के कोई गोदाम वगैरह हो गए, ऐसी कुछ सिस्टम्स। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। देखिए इसमें प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए किसी फार्मर्स ने वीट ग्रो किया, तो अभी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ला दी कि वीट का जो अभी प्राइस है वो 2000 रुपये पर क्विंटल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। अब इससे नीचे कोई भी जो ट्रेडर है वो इससे कम में फार्मर से वो जो वीट है उसको परचेज नहीं कर सकता। ये इसमें होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम पर क्विंटल आपको 2000 रुपये तो फार्मर को देने ही देने होंगे। तो इससे इससे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ। और इसके अलावा जो जो ट्रेडर्स जो महाजन जो ऐसी इमोरल प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे कि फार्मर्स का जो क्रॉप्स होती है वो बहुत ही लो रेट में लेकर खुद हाई रेट में सेल करते थे, इस ऐसी इमोरल प्रैक्टिसेस भी काफ़ी कम हुई। सेकेंड थिंग इज, अब आता है अपने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज अपने को देखने को मिलता है। अभी देखिए इंडिया में हाई यील्डिंग HYV सीड्स का भी जो यूज़ है वो बढ़ चुका था, जिससे कि जो ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन में
फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the large increase in the production of food grains due to use of high yielding variety seeds. Understood? Why there was a need for green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि इंडिया की एक तो फॉरेन जो फूड ग्रेन्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए, दूसरा हमारा बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी भूखमरी से सफ़र कर रहा था, मतलब लोगों को खाने के लिए न्यूट्रिशंस वाला फूड नहीं मिल रहा था, इसीलिए भी ये ज़रूरी था। तो इंडिया's agriculture greatly depends on the monsoon and the productive in the agriculture sector was very low due to use of outdated technology. This stagnation in agriculture was primarily broken by the Green Revolution. Understood? The effect of Green Revolution. The Green Revolution enabled to the government to produce sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food storage. The low-income group who spent the large percentage of their income on food benefited from the decline in the relative price of food grains. Use of chemical fertilizer has eliminated the need for fallowing. It caused a change in farmer outlook as farming is no longer viewed as a source of subsistence. Risk under Green Revolution. Risk of pest attack और risk of increase in income inequalities. देखिए, risk of pest attack जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो HAV सीड्स आते थे उस पे जो पेस्ट अटैक का जो खतरा था, जो रिस्क था वो भी काफ़ी रहता था। इसके लिए टाइम टू टाइम इसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते थे जिससे ये हेल्थ पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड थिंग इज राइज ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटीज। देखिए, स्टार्टिंग में जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो काफ़ी ही एक्सपेंसिव थे, जिससे कि जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, वही उन्हें परचेज कर पाए और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाकर वो और ज़्यादा रिच हो गए, जिससे कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला गया। तीसरा जो अगर पॉइंट इसमें नहीं है बट मैं आपको मेरी तरफ से ऐड ऑन करके बता रहा हूँ, वो ये हो सकता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो आप HAV सीड्स थे उसको ग्रो करने के लिए उनको जो वाटर था वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसकी नीड होती थी। उसके साथ साथ जो उसको प्रोटेक्ट करने, पेस्ट अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते थे उसमें भी वाटर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होता था। तो ये सब जो पॉइंट्स थे रिस्क के अंडर जो आने वाले, जो अपन इसको नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या क्या लिमिटेशन रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो अपन इस पॉइंट में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है revolution rise in output is confirmed mainly the production of food grains, wheat और rice। जो रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो मेनली दो ही क्रॉप्स में हुई थी, फूड ग्रेन्स क्रॉप्स में हुई थी, जिसमें से पहला व्हीट गेहूं और दूसरा राइस यानी चावल। इन दो में ही आपको ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स। सभी रीजन्स में एक साथ लागू और एक सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। बट द ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा इस इम्पैक्ट वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। मतलब जैसे मान लीजिए ईस्टर्न यूपी हो गया,
बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अपने यहाँ राजस्थान, इसमें इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने को अपने को नहीं मिलता है। इसमें मेनली जो जो दो स्टेट्स है जैसे कि जो हरियाणा और पंजाब, इसमें अच्छा इसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ज़्यादा इम्पैक्ट था वो हरियाणा और पंजाब में ही अपने को देखने को मिलता है। इट्स बेनिफिटेड ओनली द रिच फार्मर्स एंड नॉट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि एसयूवी सीड्स थे वो पहले बहुत ही एक्सपेंसिव थे, जो रिच फार्मर्स थे वही परचेज कर पाते थे और अपना जो आउटपुट है वो बढ़ाकर और ज़्यादा अमीर हो जाते थे, और पुअर फार्मर उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिससे रिच फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलता था, पुअर फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स को नहीं मिलता था। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन रिड्यूस द ग्राउंड वाटर लेवल, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखिए अभी एग्रीकल्चर हो गया, अभी देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसका डेवलपमेंट अपन ने कैसे किया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द बिल्डिंग एंड ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्री विद इन इकोनॉमी। Within an economy, these industries includes mass production and other services. So देखते हैं features of industrial growth। इसमें पहला है public enterprises were to play a certain role in the process of industrialization. Process of industrialization focused on import substitution. As far as possible, domestic industry was to be protected from the foreign composition through a heavy duty on imports and taxation of imports quota. A large scale of industry was to be developed within a view to building an infrastructural base in the country. Positive and negative effect of industrialization, ये क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं पहले अपन। इकोनॉमिक ग्रोथ गोट ए बिग पुश, इंडस्ट्रियलाइजेशन आउटपुट रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड ए सब्सटेंशियल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। और थर्ड इज द ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न इन द इकोनॉमिक शोड ए marked trust on the socialist pattern of society। इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स जो अपने को देखने को मिलते हैं वो है पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज gradually turned out to be a dead social wet। फिर lack of competition promote the domestic entrepreneurs to focus upon the monopoly control of the market। Saving and foreign exchange through imports substitution proved to be an inefficient policy instrument। Role of public sector in industrial development। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल में, देखिए तो स्टोरेज ऑफ कैपिटल। प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल कम थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल रहा इसमें। लैक ऑफ इनिशिएटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर है तो वो क्या किसके लिए काम करेगा, वो तो सीधा सा अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, और प्रॉफिट उस टाइम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। देखिए प्राइवेट सेक्टर का एक इनिशिएटिव भी नहीं था अच्छा, और दूसरी बात जो सोशल वेलफेयर का काम है वो कोई भी प्राइवेट प्लेयर या फिर बिजनेसमैन इतना नहीं देखता, उनका सीधा सा मोटिव अपने प्रॉफिट्स को लेकर होता है। तो इस वजह से भी जो पब्लिक सेक्टर है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इसके अलावा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द पॉलिसी मेजर्स व्हिच cover various issues with the different industrial enterprises for the economy. After industrial policy in 1948, the Indian economy had to face a series of economic and the political changes which necessitated the need for the fresh industries policy
फॉर द कंट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में पहला है शेड्यूल ए। In this schedule, the first category in industries which would be the exclusively owned by the government state. In this schedule, 70 industries were included, like arms and ammunition, atomic energy, heavy and core industries, aircrafts, oil, railway and shipping industry, etc. इससे अगला है शेड्यूल बी। In this schedule, 12 industries were placed which would be progressively state owned. Schedule C. This schedule consisted of the remaining industry which were to be in the private sector. Industrial licensing, and industrial licensing is a written permission for the government to be an industrial unit of manufacture goods. इसमें पहला पॉइंट क्या था, सेटिंग अप ऑफ ए न्यू इंडस्ट्री, इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होगी। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, इसके लिए उसको एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होगी। मतलब पूरी तरह से लाइसेंस राज चल रहा था वहाँ पे। आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, चाहे आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करो, चाहे नई इंडस्ट्री लगाओ, चाहे आप अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करो, हर एक चीज में आपको लाइसेंस की जरूरत तो पड़ेगी और हर बार एक नया लाइसेंस लेना ही पड़ता था गवर्नमेंट से। द इंडस्ट्रियल consciousness, the private entrepreneurs were offered many types of industrial concessions for the establishing industry in the backward region of the country, just like a tax holidays, subsidies, power supply, etc. That's for today guys। आज का अपना चैप्टर यही खत्म फिनिश करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, और जिसको भी इसकी नीड हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दबा के इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड चैप्टर में। अपन अभी अपना टारगेट है कि पहले 11th क्लास एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करें, उसके बाद 12th इकोनॉमिक एनसीईआरटी पे आऊँगा मैं, उसके बाद यूपीएससी जीएस पेपर 3 के जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो उसका सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद यूपीएससी में जो इकोनॉमी ऑप्शनल का जो सिलेबस है और उसको करेंगे। तो ये सब टारगेट है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस करेंगे, उसके बाद आईएएस वाला। तो आप प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, आप कभी भी बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का हो सके तो आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट है उसको रिजोल्व कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।